नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में एकदम खुली, सारी दुनिया के सामने एकदम लगातार चल रही जूतम पैजार शुरू हो गई है। थोड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि सबने देखा है कि किस तरह से एलन मस्क जो है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने बाएं हाथ बनकर काम करते रहे हैं। चुनाव में जबरदस्त प्रचार किया, पैसे खर्च किए और उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप ही अकेले राष्ट्रपति नहीं हैं, एलन मस्क भी शैडो राष्ट्रपति जैसे हो गए हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे गए थे जब व्हाइट हाउस में, तो वहीं व्हाइट हाउस में उनकी एलन मस्क से मुलाकात हुई थी और जिस शान से एलन मस्क मिले थे, उनके साथ उनके बच्चे थे, बच्चों की जो बेबी सिटर थी वो थी, और जिस स्टाइल में जिस शान से प्रधानमंत्री से वो मिले थे, ऐसा लग रहा था कि ट्रंप से कम अधिकार उनका भी नहीं है। उनका बच्चा ट्रंप के ऑफिस में जाया करता था, बच्चा भी कई बार ऐसी बातें बोल चुका था जो माइक पर आ गई थी, जो सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लगती थी। लेकिन कुल मिला जुला के ट्रंप और मस्क का जो रिश्ता था वो बहुत क्लियर दिख रहा था। जब मस्क ने इस्तीफा दिया तो ये कहा गया कि इतने ही टाइम के लिए वो थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस तरह से वो पूरा प्रोसेस हुआ था, बहुत साफ समझ में आ रहा था कि दोनों के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन कल तो सब कुछ खुल के बाहर आ गया। ट्रंप ने पहले एक वीडियो जारी किया। ट्रंप का एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उन्होंने मस्क के बारे में कुछ बातें कही। और मस्क के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं, जो लोग ट्विटर पर उनको फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि भले वो ट्विटर के मालिक हो, भले दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन ट्विटर पर उनका बिहेवियर जो होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आम लोगों का होता है। कोई उनके बारे में कुछ लिख दे तो उससे भिड़ जाते हैं, जवाब देते हैं, और बिल्कुल कई बार ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले के लौंडे लड़ रहे हैं, वैसे लड़ते हुए नजर आते हैं एलन मस्क। और कल उसी स्टाइल में उन्होंने ट्रंप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। बाकी सब छोड़िए, एप्स्टीन फाइल का जिक्र लेके आए। एप्स्टीन फाइल के बारे में मैं अपने एक वीडियो में बहुत विस्तार में बता चुका हूं कि कैसे एप्स्टीन एक बदनाम रईस था जो मोसाद का एजेंट भी था। एक उसका अपना आइलैंड था, आइलैंड पे एक बड़ा बंगला बना हुआ था और उस बंगले में दुनिया भर के रईस लोगों को, खास तौर पे अमेरिका के रईस लोगों को बुलाकर, और वो सारे ऐशो आराम के और अय्याशी के सामान पेश करता था, जिसमें सबसे खतरनाक चीज थी कि कम उम्र के बच्चों को भी, लड़कों और लड़कियों को भी इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्हीं में से एक लड़की ने बाद में केस किया, केस लंबा चला, एप्स्टीन जेल में था, जेल में ही मर गया। अब मस्क का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसी पार्टियों में जाया करते थे। उसने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दिया है जिसमें एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। यहां मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं कि ट्रंप जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने कहा था जितनी गोपनीय फाइल्स हैं वो सारी गोपनीय फाइल ओपन की जाएंगी, एप्स्टीन फाइल भी ओपन की जाएगी। फिर खबर आई कि एप्स्टीन फाइल ओपन हो रही है, लेकिन उसमें जो नाम थे वो नाम ओपन नहीं किए गए, इसलिए उस फाइल के ओपन होने का कोई मतलब नहीं था। अब एलन मस्क जो है ट्रंप पर उसी एप्स्टीन फाइल के सहारे हमला कर रहा है। पहले भी ट्रंप के ऊपर इस तरह के आरोप लग चुके हैं, महिलाओं से बदतमीजी करने का, उन्मुक्त यौन व्यवहार का, इन सब का आरोप उसके ऊपर लग चुका है। अब नए सिरे से मस्क एप्स्टीन फाइल का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है, भले वे पॉलिटिशियन हो गया है ट्रंप, दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, लेकिन बेसिकली ट्रंप एक बिजनेसमैन है। और एलन मस्क चाहे जो भी कह रहा हो, कर रहा हो, बेसिकली वो भी एक बिजनेसमैन है, और दोनों बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर ट्रंप पॉलिटिक्स में नहीं आया होता तो वो और बड़ा बिजनेसमैन होता, लेकिन पॉलिटिक्स में वो आया और दूसरी बार राष्ट्रपति बना। मस्क ने इसमें काफी रोल निभाया था, पैसे वैसे काफी लगाए थे। जाहिर है, जब कोई अडानी किसी मोदी के लिए काम करता है तो उसके अपने स्वार्थ भी होते हैं, और कई बार पूरे होते हैं, कई बार नहीं पूरे होते हैं। लेकिन इस बार जो लड़ाई चल रही है और जिस तरह का सारा बवाल चल रहा है, जिसमें आखिरी में ट्रंप ने बाकायदा धमकी दे दी कि पैसे बचाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि एलन मस्क को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और एलन मस्क को जो सब्सिडी दी जाती है वो खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एलन मस्क कहता है कि हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी सब्सिडी बंद कर दो, हमें सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा जो विवाद है, इसके पीछे जो सबसे खतरनाक चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है मोसाद और सीआईए की भूमिका। दरअसल सत्ता में आने के बाद ही एलन मस्क लगातार सीआईए को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, और सीआईए की अपनी ताकत है। आप अमेरिकन डीप स्टेट को कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट को कम कर पाना आपके बस की बात है नहीं। इस पूरे खेल के पीछे एक बड़े डीप स्टेट का हाथ है,
दिखाई दे रहा है वो हाथ, और उसके पीछे इजराइल के मोसाद और अमेरिका के सीआईए का हाथ बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पोस्ट देखेंगे, एक रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें एक नाम आता है पैलेंटियर। पैलेंटियर क्या है? पैलेंटियर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मालिक हैं पीटर थियल, और जिसका बेसिक काम यह है कि वो लोगों का डेटा इकट्ठा करता है। डेटा मतलब सब कुछ, नाम, पता, बाप का नाम, ये सब तो ठीक है। वो क्या विचार रखते हैं, सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पूरी तरह से सर्विलियंस। आपको याद होगा इजराइल का एक स्पाईवेयर, एक स्पाई सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत चर्चित हुआ था, पेगासस। पेगासस में तो आपको लोगों के मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर डालना होता है और उसके बाद उनके मोबाइल के थ्रू उनकी जितनी जानकारी है वो सब आपके पास पहुंचती रहती है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक एक तरीका है लोगों का डेटा इकट्ठा करने का। ट्रंप जो ही सत्ता में आता है, पैलेंटियर के साथ डिफेंस और जो होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनके साथ नए अनुबंध होते हैं, नया इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू है $113 मिलियन से ज्यादा। और पिछले ही हफ्ते अगर देखा जाए तो जो रक्षा मंत्रालय है अमेरिकी सरकार का, उसके साथ $795 मिलियन का एक और अनुबंध हुआ है। यानी आप दोनों को मिलाकर अगर जोड़ लें तो तकरीबन $1000 मिलियन का ये अनुबंध हो चुका है। अब इसमें करना क्या है? इसकी जो डेटा विश्लेषण तकनीक है, फाउंड्री टूल जिसको कहते हैं, वो अमेरिका सरकार की कई एजेंसियां खरीदेंगी, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी और आईआरएस। अब सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है, सरकार से जो आपको मदद मिलती है, वहां पे अमेरिका में और बाकी जगहों पर पूरे यूरोप में ये सिस्टम है कि सोशल सिक्योरिटी मिलती है ऐसे लोगों को जो पैसे नहीं कमा रहे हैं, जो गरीब हैं, या फिर ऐसी औरतें जो बिना शादी के मां बन जाती हैं और उनके पास कोई सहारा नहीं होता है। मतलब जिनको सरकार की सहायता की जरूरत होती है उनको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर लाया जाता है। तो उन सब का डेटा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के पास होता है। उनके साथ भी ये काम करना चाह रहा है, दूसरी संस्थाओं के साथ भी ये काम करना चाह रहा है। अब ये जो डेटा कलेक्शन होगा उसमें सारा रिकॉर्ड, जनता का सारा रिकॉर्ड किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। यानी लोगों की कोई अपनी गोपनीयता नहीं रह जाएगी। ये एकदम जानता रहेगा कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कर रहा है, और इस तरह सारे के सारे देश के ऊपर, देश की सारी जनता के ऊपर, सारे विपक्ष के और अपने नेताओं के ऊपर एक तरह का सर्विलियंस रहेगा। अब कहा यह जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उसके भी बहुत सारे लोग इस तरह की व्यवस्था से नाराज हैं। और मस्क इसलिए नाराज हैं क्योंकि इसमें पैलेंटियर बेसिकली जो करता है वो एआई के माध्यम से करता है। मस्क का अपना एआई है, अपना ग्रोक उन्होंने लॉन्च किया है जिसको और ज्यादा वो लगातार रिफाइन करवाने में लगे हुए हैं। अब मस्क के रहते कोई और कंपनी अगर एआई के थ्रू काम कर रही है तो जाहिर तौर पर मस्क को ये पसंद नहीं आएगा। इसमें मस्क का अच्छा खासा नुकसान है। तो ये जो पूरा खेल है पैलेंटियर का, ये खेल सीआईए और मोसाद ने मिलकर किया है। इसमें सबसे खतरनाक ये है कि अमेरिकी नागरिकों का डेटा जो है वो मोसाद के पास अगर पहुंच जाएगा तो आप समझिए कि इजराइल वैसे भी अमेरिका को कंट्रोल करता है और ज्यादा कंट्रोल करेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट लेकर आए हैं, बेसिकली उसको पूरी तरह से इजराइल फर्स्ट में कन्वर्ट करने का ये खेल है जो सीआईए और मोसाद मिलकर कर रहे हैं। एलन मस्क एक जमाने में इजराइल के बहुत समर्थक नहीं थे, पैलेस्टीनियन काज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन पिछले दिनों जैसे जैसे वो मस्क के करीब आते गए वैसे वैसे वो इजराइल के भी करीब आते गए। वो यूरोप में गए थे, वारसा वगैरह में जो बने हुए हैं यहूदियों को जहां पर नरसंहार हुआ था उसके जो स्मारक बने हुए हैं वहां पर गए और एकदम पूरी तरह से धीरे धीरे इजराइल के पक्ष में आते गए। अब देखना यह होगा कि इस खेल के बाद क्या मस्क इजराइल से थोड़ा दूरी बनाते हैं। देखना यह भी होगा कि मस्क इस लड़ाई को कहां तक ले जाते हैं, क्योंकि कल मस्क ने एक पोल करवाया है कि क्या अमेरिका में एक नई पार्टी की जरूरत है। देखना यह होगा कि क्या मस्क अमेरिका में नई पार्टी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए हम जैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस लड़ाई का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कल एएनआई का एक ट्वीट आता है मस्क के लिखे को कोट करके। इसका क्या मतलब समझा जाए कि भारत सरकार ने मस्क के समर्थन का इशारा कर दिया है, क्योंकि एएनआई जैसी संस्थाएं भारत सरकार के खिलाफ जाकर काम तो नहीं करेंगी। तो अगर भारत में मोदी जी और बाकी लोग जो हैं वो कहीं मस्क के साथ दिखाई देते हैं तो इसका क्या असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी।
खासतौर पर तब जब मस्क यहां पर टेस्ला का शोरूम खोल रहा है। हालांकि टेस्ला का, कुमारस्वामी अभी बता रहे थे कि टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यहां पर नहीं होगा, लेकिन बॉम्बे में उसने काफी जगह ली है जहां पर उसका स्टोरेज और उसका सेल वगैरह का काम होगा। इसके साथ साथ स्टारलिंक को जिस तरह से भारत सरकार ने अनुमति दी है उस पर सवाल उठने शुरू हुए हैं, जबकि 2013 की नीति के अनुसार स्पेक्ट्रम जैसी चीज में कोई भी फैसला करने से पहले बिडिंग जरूरी थी, बाकियों को बुलाना जरूरी था। लेकिन सरकार ने स्पेक्ट्रम दिया है स्टारलिंक को और आप देखते हैं स्टारलिंक तुरंत जियो के साथ समझौता कर लेता है, एयरटेल के साथ समझौता कर लेता है। यानी मस्क का बिजनेस भारत के अंदर आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है। अब ऐसे में अगर आप पूरी तरह से ट्रंप के साथ जाएंगे तो हो सकता है कल को आपको मस्क को किनारे करना पड़े। अगर पूरी तरह से मस्क के साथ जाएंगे तो हो सकता है आपको ट्रंप की और ज्यादा नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़े। मैं और ज्यादा क्यों कह रहा हूं, जिस तरह से भारत पाकिस्तान वाले मामले में एक के बाद एक ट्रंप लगातार बयान देता गया है और अब तो रशिया ने भी बयान दे दिया है, वो एक खतरे की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या रशिया के साथ भी हमारे संबंध बिगड़ चुके हैं। अभी आप देखिए चाइना के साथ ट्रेड वार चल रहा था अमेरिका का। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने चाइना के राष्ट्रपति को फोन किया है और अब उनकी ट्रेड की बातचीत होने वाली है। यूक्रेन हमला करता है रशिया के ऊपर, उसके पहले ट्रंप धमकी देता है रशिया को, लेकिन अब बात हो चुकी है उसकी पुतिन के साथ लंबी 50 मिनट की, जिसका उसने ट्रू सोशल पर डिटेल दिया था। और ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन साथ में यह भी कह रहा है कि ईरान से पिछले दौर की बातचीत बहुत अच्छी हुई है, तो कल बड़ी बात नहीं है कि ईरान के साथ भी उसका समझौता हो जाए। तो चाइना से तो हमारी पहले ही कोई अच्छी दोस्ती नहीं रही, रशिया से हमारी अच्छी दोस्ती थी। रशिया अब आके कह रहा है कि हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ उसमें ट्रंप का बहुत रोल था। बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप जो इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है, रशिया भी उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई अच्छा खासा धागा बन गया है, क्योंकि यह पुरानी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए पुतिन ने कोशिश की थी। बहुत सारे आरोप हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, उसमें एक ये भी आरोप है कि वो रशिया की केजीबी के लिए काम करते थे। अब कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर पुतिन से भी ट्रंप के रिश्ते अच्छे बन गए हैं और पुतिन भी वही बात कह रहा है जो ट्रंप कह रहा था, तो असल चिंता तो ये भारत के लिए होनी चाहिए कि भारत क्या वाकई दुनिया में इतना अकेला पड़ चुका है। इसलिए ट्रंप और मस्क के बीच में क्या बहसबाजी हो रही है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि हमारे रिश्ते अमेरिका से जिस तरह के हैं वो मतलब एकदम एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। एक तरफ अमेरिका कहेगा आप हमारे दोस्त हैं, एक तरफ मोदी जी कहेंगे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ सत्ता में आने के बाद अगर किसी एक देश पर सबसे ज्यादा हमला किया है ट्रंप ने तो वो भारत के ऊपर किया है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तुरंत उसके फोन आने शुरू होते हैं। उसके बाद वो एक के बाद एक 11-12 बार दावा कर चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया जो भारत के स्टैंड के खिलाफ है। जब टैरिफ लगाने की बात होती है सबसे ज्यादा हमला भारत के ऊपर होता है। अभी उसने ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में रोक लगा दी है, रोक लगाने की कोशिश की है बेसिकली कि विदेशी छात्र ना आ पाए। उसमें जाहिर तौर पे हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान है। इसके अलावा आप देखिए जिस तरह से बेइज्जत करके उसने हिंदुस्तानियों को वहां से निकाला, जिस तरह से हाथ पांव में हथकड़ी लगाकर और लाकर यहां पटक दिया हिंदुस्तानियों को, वो एक बार फिर से भारत की बेइज्जती करने का मामला था। इतनी घटनाएं हुई हैं पिछले 100-125 दिनों में कि यह सोचना बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो वाकई भारत का दोस्त है या दुश्मन। आप सोचिए ये कैसा दोस्त होगा जो कहेगा कि यूएसएड के माध्यम से हमने अपने दोस्त मोदी को इतने $मिलियन दिए थे। ये तो दुश्मन भी नहीं कहेगा। इस तरह की बातें जो होती हैं वो दुश्मन भी नहीं कहते हैं। और इन सब के बीच हम देखते हैं कि भारत सरकार लगातार अमेरिका के सामने झुकती चली जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि वहां का जो वाणिज्य सेक्रेटरी है, कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसने कहा था कि रशिया से सारे रिश्ते तोड़ो, रशिया से हथियार लेना बंद करो, ब्रिक्स से बाहर आओ। ये सारी बातें वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहा है और हमारे यहां से कोई जवाब भी नहीं जा रहा है। इन सब के बीच जब हम देखते हैं कि ट्रंप और मस्क के बीच तीखा संघर्ष शुरू हो गया है, तीखी लड़ाई शुरू हो गई है, मान के चलिए कि रिश्ते लगभग टूट चुके हैं। ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो मस्क अलग से धमकी दे रहा है कि ये वाला स्पेसक्राफ्ट हम बंद कर देंगे। इन सब के बीच भारत किस तरह का स्टैंड लेगा? अभी तक की जो डिप्लोमेसी है उसमें तो भारत ने एक के बाद एक ब्लंडर किए हैं, लेकिन क्या इन सब के बीच में पक्ष लेकर भारत वाकई अपना नुकसान उठाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि भारत को कोई पक्ष इसमें लेना चाहिए। ट्रंप की तरफ या फिर मस्क की तरफ खड़ा होना चाहिए। वो
उनका अंदरूनी मामला है, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। एएनआई का जो ये ट्वीट आया है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसकी जगह पर अगर ये ट्वीट आया होता कि दोनों के बीच में विवाद चल रहा है तो ये न्यूज देना होता, लेकिन इस तरह का ट्वीट कहीं ना कहीं पक्षधरता दिखाता है जो भारत की स्थिति कमजोर करेगा। पहले ही फेक न्यूज चलाकर हमारी गोदी मीडिया बहुत नुकसान कर चुकी है। अब अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, क्योंकि राइट विंग के ट्रॉल्स भी कल लिख रहे थे कि मोदी जी से जो पंगा लेता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए मस्क से दुश्मनी के चलते। अगर इस तरह का बेवकूफाना स्टैंड हमारे यहां लिया जाता है तो यकीन जानिए कि भारत को बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। मुझे तो लगता है कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेई वाली जो एक पॉलिसी होती है वो इस समय सबसे अच्छी होगी। भारत अपना फायदा देखे, भारत देखे कि ट्रेड में मैक्सिमम फायदा कैसे ले सकता है, भारत ये देखे कि मस्क का जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमें कितना फायदा हो सकता है। इससे ज्यादा इस गंदी राजनीति में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर भविष्य में और ज्यादा गंदी होने वाली है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।